हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के वंस अगेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होंगे अच्छे होंगे, तबियत पानी चंगा सी, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त। चलिए एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और हमारा आज का जो सेशन होने वाला है वो है हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 5 फरवरी 2025, शिफ्ट नंबर 2 है हमारी। आप लोग चाहें तो जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करिए और सब्सक्राइब मारिए। हम चलते हैं विदाउट एनी डिले अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के सिद्धांत को रेखांकित करता है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 48, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल नंबर 46। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और ये पेपर के सारे क्वेश्चन है। मैं अपने मन से कोई भी एक नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन नहीं उठाती हूँ। सारे पेपर के क्वेश्चन है, आप वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो हमारा जो आंसर रहेगा, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के सिद्धांत को रेखांकित करता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 48, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल नंबर 46। सबसे पहले तो याद रखिए ये डीपीएसपी में फॉल करेगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कहाँ पे फॉल करेगा, तो ये डीपीएसपी में फॉल करेगा, है ना। अब हमारा जो है आंसर वो रहेगा आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 42। आंसर जो रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 42। और यहाँ पे पता है क्या है, काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का मतलब मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है। ये मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनकी लीव से रिलेटेड है। मैटरनिटी लीव या फिर अभी तो हालांकि पैटर्निटी लीव भी मिलने लगा है 15 या 20 दिन का। आई एम नॉट सो श्योर बट मिलने लगा है। डेट 100% नहीं है, डेट का 15-20 दिन का मिलने लगा है आदमियों को भी। महिलाओं को तो पता है आपको 6 महीने का लीव मिलता है, उसके बाद फिर केयर के लिए भी एक्स्ट्रा लीव मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच उम्माद फोक डांसर वाज अवार्डेड बाय द पद्मश्री इन मार्च 2030। उम्माद हटपुर लोक नृत्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुमन कल्याणपुर जी को, रानी मचैया जी को, वानी जयराम या फिर सुभद्रा देवी। और ये क्वेश्चन पता है आरआरबी एनटीपीसी में आया था, क्योंकि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का भी एनालिसिस करवाया है, तो आरआरबी एनटीपीसी का भी ये क्वेश्चन था और जीडी का भी क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2nd शिफ्ट है हमारी, ये 5 फरवरी 2nd शिफ्ट और ये एसएससी जीडी का हमारा पेपर है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रानी मचैया। और रानी मचैया कहाँ से थी, मैंने ये आपको बताया था। रानी मचैया ये कर्नाटका से हैं। कहाँ से हैं, तो कर्नाटका से हैं। और इनको किस पद्मश्री मिला है, कब? मार्च 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इन्हें क्वीन ऑफ उम्माथट भी कहते हैं, क्वीन ऑफ उम्माथट भी कहते हैं। जैसे क्वीन ऑफ लावनी किसको कहते हैं? उम्माथट, क्वीन ऑफ लावनी, या फिर हम कहें कि क्वीन ऑफ साउथ कार्नेटिक म्यूजिक, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक तो आपको पता है एमएस सुब्बुलक्ष्मी मैडम, कार्नेटिक म्यूजिक, है ना। क्वीन ऑफ लावनी किसको कहते हैं आप बताइए? एमएस मैडम, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ लावनी किसको कहते हैं? मैं ये क्वेश्चन कई बार बता चुकी हूँ। क्वीन ऑफ लावनी किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ लावनी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, नहीं बने तो फिर बताना, तो मैं बता दूंगी आपको, है ना। थैंक यू सो मच। आंसर इज रानी मचैया, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी सी उम्मीद लेके बैठती हूँ मैं आपसे। विच इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग शामिल है? निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। सारे के सारे लोग बताएंगे। अब क्या हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट मतलब कि जैसे हम जमीन में गड्ढा कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, जमीन में माइनिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आ जाएगा? माइनिंग वगैरह आएगा, माइनिंग आएगा और क्या आएगा? एंड इवन माइनिंग के साथ साथ और क्या आ जाएगा? तो मेरे ख्याल से माइनिंग आएगा, हमारा एग्रीकल्चर भी आ सकता है, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, क्योंकि खोदते तो हम एग्रीकल्चर में भी है, तब जाके प्रोडक्शन होता है। तो माइनिंग और एग्रीकल्चर जो है वो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ जाएगा। सी नंबर इज द राइट उत्तर ही है। बाकी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब तो पता है। अभी मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसा है जो कि हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। लाइक प्रोडक्शन हमारा होता है क्रॉप्स का, हमें कोई जैसे सीमेंट वगैरह है, लोहा है, ये सारी चीजें जो हमारा मेटल है वो निकलता है अंदर से पृथ्वी के। पेट्रोलियम वाला भी निकलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द पायरेनोमीटर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड फॉर क्लाइमेट रिसर्च। पायरेनोमीटर जो हमारे पास एक क्या मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या फिर मौसम की निगरानी के लिए किया जाता है। विंड स्पीड नापते हैं, सोलर इरेडियंस नापते हैं, क्लाउड सीलिंग या फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन एटमॉस्फेयर प्रेशर। बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ना, ये फ्लक्स डेंसिटी को मापता है, फ्लक्स डेंसिटी को मापता है, याद रखिएगा फ्लक्स डेंसिटी को मापता है। ये हमारा जो है पायरेनोमीटर फ्लक्स डेंसिटी को मापता है। और आंसर जो रहेगा बादलों की ऊंचाई, क्लाउड सीलिंग, सोलर इरेडियंस हो जाएगा, सौर विकिरण है। बी नंबर रहेगा, मैंने गलती बता दी।
हमारा जो रहेगा सोलर एडिशन रहेगा और ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी को नापता है। तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर इज द राइट उत्तर हियर। पायरोनोमीटर जो हमारे पास है वो कौन नापता है? तो सोलर एडिडेंस को मापता है, सौर विकिरण को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सुनिए, आप सुनिए। आपको पता है मेरा फिजिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप मुझे आंसर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस यूज द पंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट? पंग जो है या फिर पुंग जो है सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में यूज किया जाता है कथकली में, मणिपुरी में, कथक या ओडिसी। देखिए अगर बोर गीत की बात करें, बोर गीत एक इंपॉर्टेंट बोर गीत जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा सत्रिया में यूज होता है। सत्रिया लेटेस्ट एडेड मतलब 2000 में क्लासिकल डांस में ऐड हुआ था, जो कि न्यूली एडेड है। ये सबसे अभी यही पुराना है, सबसे नया यही है क्लासिकल डांस के रूप में। अब बताएंगे हमारा पुंग जो है, पुंग कहाँ का है? तो पुंग मतलब एक काइंड ऑफ ड्रम जैसा होता है, ड्रम जैसा है, और ये मणिपुरी का है। मणिपुर में हमारा रासलीला होती है, याद रखिएगा, राधा कृष्ण जी की रासलीला होती है। और कथकली आपको पता है, कथकली कहाँ का है? कथकली केरला का है। और यहाँ पे क्या होता है? तो केरला का है कथकली। ये बताइए मुझे केरला में यहाँ पे इसे मेल परफॉर्म करता है या फिर फीमेल परफॉर्म करती है कथकली को? कथक यूपी का है, ओडिशा ओडिसी का है। और ओडिसी में भी इंसान मतलब मेल ही डांस करता है, फीमेल भी रहती हैं बट मेल यहाँ पे लीड रोल प्ले करता है वुमन बन के। ठीक है, ओके ओके, लवली। और यहाँ पे कथक से याद रखिएगा शोभना नारायण, और शोभना नारायण कथक से हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉट फ्लो? कहाँ पे नहीं जाती ब्रह्मपुत्र? चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल। बताइएगा ब्रह्मपुत्र कहाँ नहीं जाती है? देखिए अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो देखिए अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, हो जाता है जमुना। इंडिया में क्या नाम हो जाता है? तो इंडिया मेरे ख्याल से इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र ही है। चाइना का नाम बताइएगा जरा। इंडिया में इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, चाइना में क्या कहते हैं इसको? और चाइना के तिब्बत से निकलती है, याद रखिएगा, तिब्बत रीजन से निकलती है, तिब्बत रीजन से निकलती है ये, और नेपाल में नहीं जाती है। तो याद रखिएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नेपाल इज द राइट उत्तर हियर। कि भाई कहाँ से प्रवाहित नहीं होती? नहीं, नॉट फ्लो। तो आंसर हो जाएगा नेपाल में नहीं जाती, बाकी सब जगह जाती है। चाइना में इसका नाम क्या है ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। और तिब्बत रीजन से निकलती है चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर विच कंट्री डिड द फॉर्मर क्रिकेटर रोजर बिन्नी प्ले क्रिकेट? पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी जो थे किस देश के लिए खेला करते थे ये? इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? सारे के सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच। और ये बीसीसीआई के हेड भी रहे हैं यार, अध्यक्ष भी रहे हैं बीसीसीआई के। फॉर्मर क्योंकि 2026 चल रहा है ना, फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं, याद रखिएगा इनको, रोजर बिन्नी जी को। और इनने किसको रिप्लेस किया? इनको रिप्लेस किसने किया है? नए अध्यक्ष मतलब न्यू हमारे चेयरपर्सन कौन है राइट नाउ अभी? आज पर डेट ऑफ 18/4/2026 के अकॉर्डिंग बताइएगा न्यू हेड कौन है बीसीसीआई का? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा इंडिया के लिए खेलते थे। आंसर जो रहेगा 1 नंबर, इंडिया के लिए खेलते थे रोजर बिन्नी साहब, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। होपिंग आपको मेरी प्रॉपर स्क्रीन विजिबल होगी और प्रॉपर दिखाई और सुनाई आपको प्रॉपर दे रहा होगा। थैंक यू सो मच। जिनने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। डेली सुबह 8:05 में वीडियो आता है, डेली 8:05 वीडियो आएगा, 8:05 AM पे आएगा। तो प्लीज अपना घंटी का बेल दबा लो, है ना, बेल नोटिफिकेशन चालू कर लो, घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन में क्या भूमिका थी? एक्स ऑफिशियो मेंबर थे, डायलॉग पार्टनर थे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या फिर सेक्रेटरी। तो जैसे अगर हम बात करें राज्यसभा में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्रेम सभापति होते हैं, वैसे ही योजना आयोग में अभी करंट में तो हमारा नीति आयोग हो चुका है। योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है और इसके हमारे पदेन सभापति होते हैं, एक्स चेयरपर्सन होते हैं वी आर सुब्रमण्यम जो हमारे पास हैं, सुब्रमण्यम जी हमारे पास अभी क्या बोलते हैं उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा नीति आयोग के। और नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2005 में। इसका नाम पहले 2015 में 2005 मैंने गलती बोल दी, गलती हो गई मेरे से। तो 2005 में 2015 यार बार क्यों गलती हो रही है। ओके हमारा नीति आयोग जो है इसके अभी पदेन सभापति कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब मोदी साहब, ठीक है, याद रखिएगा। पुराना नाम हमारा इसका क्या था? प्लानिंग कमीशन था। कब बना था? तो 1950 में आया था। फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान जो था 1951 से स्टार्ट हुआ था, बट हमारा जो गठन हो चुका था प्लानिंग कमीशन का वो 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। दालचंद शर्मा इज एन एमिटेंट पखवाज स्टूडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? किस घराना से है दलचंद शर्मा जी? दलचंद शर्मा जी कहाँ से है? रामपुर, ससवान से है, लखनऊ से है, नाथद्वारा से है या फिर अतरौली जयपुर से है? प्लीज बताइएगा।
अरे पंडित दलचंद शर्मा जी हैं, पखावज प्ले करते थे। अब देखिए अगर रामपुर ससवान की बात करें, मेरे ख्याल से ये नहीं रहेंगे, लखनऊ से भी नहीं रहेंगे, या फिर रामपुर ससवान हो जाएगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा। नाथनवारा और रतरौली जयपुर, मेरे ख्याल से नाथनवारा हो सकता है। सी नंबर आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको ज्यादा पता है तो प्लीज मुझे लेट मी एक्सप्लेन, क्या बोलते हैं, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, है ना। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ बशीन साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकंड जो कि पेशवा थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में बशीन की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1818 में, 1824 में, 1802 या फिर 1835? बताइएगा सारे लोग। पेशवा बाजीराव सेकंड, और यहाँ पे सब्सिडी अलायंस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, हार गए थे इस वजह से। और अगर हम बात करें यहाँ पे 1802 में यहाँ पे इन्होंने ट्रीटी साइन करी थी, और ट्रीटी ऑफ बेसिन या फिर बसीन जो भी है, व्हाटएवर इट इज, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। 37-year-old रामलाल बरीथ, a कथक डांसर, was awarded which award in 2025? रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित कथक नर्तक हैं जो कि 87 साल के हैं। रामलाल बरीठ को 2024 में किस अवार्ड से नवाजा गया है? पद्म विभूषण है जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। पद्म भूषण की बात करें, ये हमारा थर्ड रहेगा, और पद्मश्री ये हमारा फोर्थ है, और साहित्य अकादमी अवार्ड। बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, आप लोग करिएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोगों को करना है, तो आप ही लोग करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हरित क्रांति के टाइम पे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति के टाइम पे कौन सी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई? हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई पद्धति शुरू हुई थी? रिलायंस ऑन एनिमल लेबर, ट्रेडिशनल सीड, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो भाई पता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हुआ था, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक चालू हुई थी, आधुनिक सिंचाई तकनीक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। आंसर इज सी नंबर। हरित क्रांति कब हुआ? 1960 के दशक में, या फिर आप कहें एग्जैक्ट तो 1966 में। बाकी चीजें मैंने कल के क्वेश्चन में काफी सारा हरित क्रांति के बारे में बताया था, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर वॉच करें। और अगर आपको एसएससी लाइव मुक चाहिए, एसएससी सीजीएल है, फेज 13 है, क्योंकि फेज 13 का नोटिफिकेशन चालू हो चुका, जिन्हें फॉर्म नहीं भरा भर देना। तो 2025 का मॉक टेस्ट चल रहा है अभी, और चैनल का नाम है विराट विजन, जहाँ पे मैं डेली आती हूँ। कब? 9:05 से लेके 9:05 PM से लेके 11 बजे तक मॉक टेस्ट करते हैं। तो एक दिन में जितना मॉक टेस्ट हो जाता है 100 क्वेश्चन में से, सारे मैथ्स हो, जीके हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट्स ले रही हूँ, तो प्लीज जरूर जुड़ जाना, है ना। थैंक यू सो मच। ओके लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एट बॉटम? पानी में निलंबित ठोस पदार्थों की सांद्रता बढ़ने और तल पर उनके जमा होने पे किस प्रकार का जल प्रदूषण होता है? क्या बोलते हैं? सिल्टेशन है, मतलब गाद जम जाती है। थर्मल पॉल्यूशन है, माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन होता है, या फिर न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन होता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा? थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। सारे के सारे लोग बताएंगे क्या आंसर होगा हमारा। थैंक यू सो मच लवली। बताइए जरा हमारा क्या हो जाएगा? पानी में निलंबित। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कहाँ आ गए? इसका आंसर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, मतलब साइंस बैकग्राउंड वाले, प्लीज इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मुझे करिएगा आप कमेंट सेक्शन में। मेरे को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आंसर नहीं बताऊंगी अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बताइएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज प्रीवियसली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले मुर्मू मैडम कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या फिर असम? देखिए अगर बात करें तो मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती है, इनका जो जन्म है मयूरभंज उड़ीसा से है, बट राष्ट्रपति बनने के पहले ये कहाँ से थी, बिलोंग करती, कहाँ से हैं? तो और ये संथाल टाइप से हैं, याद रखिएगा, संथाल टाइप से ये बिलोंग करती है मैडम द्रौपदी मुर्मू जी। और आंसर हमारा जो रहेगा वो झारखंड की गवर्नर रही हैं, तो आंसर इज बी नंबर। मतलब प्रेसिडेंट बनने के पहले झारखंड की गवर्नर ये रह चुकी हैं मैडम मुर्मू, है ना। ठीक है, थैंक यू। जस्ट गिव मी एक सेकेंड, है ना, लगता है मुझे मेरी स्क्रीन ना थोड़ा सा स्ट्रिक हो गई है। एक सेकेंड मुझे दीजिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना, 1 मिनट मुझे दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 1 मिनट दे दो। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, तब तक शेयर करिएगा, और क्या कर देना, और सब्सक्राइब मारना है दोस्तों। लवली लवली लवली। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी हैव टू मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर विच लॉ इज वाइल्ड बोर्ड
स्नेल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, विले ब्रोड स्नेल का विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान का रहा है। लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोस्तों मुझे लगता है कि मेरा स्क्रीन जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं अभी सेशन एंड करूंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कोई एक बड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि साथ में पढ़ाई कर सके, तो विराट विजन चैनल को जरूर विजिट करिएगा। बीते 1-1.5 साल से मैं वहाँ भी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मॉक टेस्ट ही करवा रही हूँ, ऐसा पढ़ाने का नहीं है। हालांकि ये चैनल जो मैंने बनाया है सोली बनाया है फॉर क्या बोलते हैं एनालिसिस के लिए, है ना। चाहे वो कोई भी एनालिसिस एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे से हो, एलपी का भी एनालिसिस लेके आऊंगी। अभी फेज 14 का आने वाला, वो भी एनालिसिस आएगा, तो सारे एनालिसिस आएंगे इसमें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।